हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल। दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका कि दलित से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है, इसके उत्थान के लिए सुझाव दें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराया जा रहा है, ठीक है, चैनल पर। तो जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि यहाँ पर हम चैनल पर जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। क्योंकि अब एग्जाम में आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है, बहुत ही जल्द आपका 4 से 5 दिन और टाइम बचा है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग फटाफट तैयारी कर लीजिए। आइए समझते हैं इसके आंसर को, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी कर सकें। समझते हैं आंसर को। सबसे पहले इसके आंसर को समझेंगे कि दलित क्या होता है, दलित किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये समझते हैं। लिखा है कि दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है दबाया हुआ या शोषित। दलित शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, तो दबाया हुआ या फिर दबाया हुआ का मतलब है चाहे आप आर्थिक रूप से दबा हुआ हो या फिर सामाजिक रूप से या फिर राजनीतिक रूप से, किसी भी तरह से अगर वो दबा हुआ है, पूरा समाज या फिर कोई भी इंसान अगर दबा हुआ हो दलित कहा जाएगा। ठीक है, या फिर उसका शोषण हो रहा हो तो वो दलित कैटेगरी में आएगा। आगे लिखा कि यह भारत के उस सामाजिक वर्ग को संदर्भित करता है, मतलब बताता है, दिखाता है, जो परंपरागत रूप से समाज की जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है और उसके साथ ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और शोषण हुआ है। मतलब ये उस जाति को बता रहा है, ये उस वर्ग को संदर्भित कर रहा है, दिखा रहा है, जो परंपरागत रूप से मतलब कई वर्षों से समाज की जाति व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पर इसको रखा गया है दलित को, और जिसके साथ ऐतिहासिक रूप से ही भेदभाव और शोषण उनका हुआ है। ठीक है, फिर आगे लिखा है कि भारतीय संविधान में दलितों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई, और जो भारतीय संविधान है उसमें अनुसूचित जाति का रूप मान्यता दिया गया है दलितों को। ठीक है, दलित का परिभाषा आप अपने से भी लिख सकते हैं या फिर जो भी किताब में लिखा हो वो लिख सकते हैं, या फिर जो विद्वानों द्वारा दिया गया है। जैसे अभी भीमराव अम्बेडकर के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। तो ये समझते हैं दलित की परिभाषा। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत चांस है कि ये क्वेश्चन आपका पूछा जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिए और आप समझिए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ कॉपी में देख देख के लिख लीजिए, आप पूरा वीडियो को समझिए हम क्या बता रहे हैं क्योंकि सारा आंसर जब आप समझेंगे तभी आपको याद रहेगा। आप कितना रट रट के याद नहीं रख सकते, तो समझिए चीज़ों को और अच्छे से आप एग्जाम में लिखिए। तो आइए समझते हैं दलित की परिभाषा। भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं कि दलित वह है जिसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत किया गया है। दलित वह है जिसे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से बहिष्कृत किया गया है। ये कौन कहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं दलित की परिभाषा के रूप में। आगे हम लोग देखते हैं दूसरा जो परिभाषा है मार्क्सवादी। ये सब आप जो देख रहे हैं ये सब जो भी आपका समाज शास्त्र उसका विद्वान है, ठीक है, साइंटिस्ट है, इनके द्वारा क्या परिभाषा दिया गया है दलित के बारे में उसको जानते हैं। मार्क्सवादी क्या कहते हैं, मार्क्सवादी दृष्टिकोण कि दलित वर्ग को शोषित वर्ग के रूप में देखा जाता है। दलित वर्ग को शोषित वर्ग के रूप में देखा जाता है जो समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता का शिकार है। दलित वर्ग को जो है शोषित वर्गों में देखा जाता है, मतलब जिसका शोषण होता है, जिसको गुलाम की तरह यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बात को समझिए, ठीक है। जो समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता का शिकार, जो समाज में आर्थिक असमानता का शिकार, मतलब जो इसका आर्थिक असमानता है, मतलब कुछ गरीब और जो निहायत गरीब आदमी है उन्हीं को यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, दलित कहते हैं। ठीक है, अपनी परिभाषा में जो बहुत ही गरीब है, जिनको समाज पीछा छोड़ दिया है, उसको अपने साथ लेके नहीं चल रहा, उसी को दलित कहा गया है इनके द्वारा। तीसरा जो है आधुनिक परिभाषा, मतलब आज के जमाने में, आज के समय में इसका क्या परिभाषा है, आज कहाँ पर है दलित। ठीक है, दलित की परिभाषा आज कहाँ पर है उसको देखते हैं। तो आज दलित शब्द उन समुदायों को संदर्भित करता है जो सामाजिक न्याय और समानता की मांग के साथ उभर रहे। मतलब आज के जमाने में दलित इसको बोलेंगे जो क्या है तो क्या बताया जा रहा है कि आज दलित शब्द उन समुदायों को संदर्भित करता है जो सामाजिक न्याय और समानता की मांग के साथ उभर रहे हैं। मतलब जो भी अपने न्याय को मांग रहा है या फिर जो भी अपना अधिकार मांग रहा है, मतलब मांगने वाले को ही दलित बता दिया गया है आज के परिभाषा में। जैसे कि अगर आप आरक्षण मांगते हैं सरकारी नौकरी में या फिर किसी भी फील्ड में आरक्षण मांगते हैं, तो उसका मतलब है कि आप दलित हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर आरक्षण का बात आएगा, ब्राह्मण को आरक्षण नहीं मिलता तो वो दलित नहीं कहलाएंगे। ठीक है, जो भी जनरल कैटेगरी के हैं वो आरक्षण नहीं लेते, मतलब भले वो गरीब है लेकिन अगर वो जनरल कैटेगरी में आ रहे हैं, लिखा रहे हैं अपना नाम, तो वो दलित नहीं माने जाएंगे। ठीक है, वही बताया जा रहा है।
उसके बाद हम लोग देखेंगे दलित की प्रमुख समस्याएं। अब दलित की प्रमुख समस्याएं क्या है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था कि दलित से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या है और इसके उत्थान के लिए कुछ सुझाव दें। इनको समाप्त करने के लिए, इनको खत्म करने के लिए कुछ सुझाव देना है। तो हम लोग जानेंगे दलित की प्रमुख समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, पहला जो समस्या है उसका पहला जो पॉइंट है सामाजिक भेदभाव। तो इसमें है कि जाति व्यवस्था के कारण दलितों को समाज में अपमान और असमानता का सामना करना पड़ता है। सामाजिक भेदभाव का मतलब क्या है कि समाज में जो भी दलित है, जो दलित वर्ग है, उसके साथ भेदभाव करना, मतलब अपने साथ नहीं रखना, अपने साथ खिलाना नहीं, बैठना नहीं, पानी नहीं लेने देना, मंदिरों में नहीं जाने देना, इस तरह का जो भेदभाव है समाज में, उस तरह का बात हो रहा है। ठीक है, सामाजिक भेदभाव। तो इसमें क्या बताया गया कि जाति व्यवस्था के कारण दलितों को समाज में अपमान और असमानता का सामना करना पड़ता है। कई स्थानों पर अब भी छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं मौजूद है। कई स्थानों पर अब भी छुआछूत और सामाजिक बहिष्कार जैसी समस्याएं मौजूद है। ठीक है, इस तरह से बताया जा रहा है। फिर दूसरा देख लेते हैं, शैक्षणिक पिछड़ापन। दलित समुदाय के लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया। आर्थिक स्थिति और सामाजिक भेदभाव के कारण अब भी उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित है। बताया जा रहा है जो शैक्षिक पिछड़ापन है, बताया जा रहा है इसमें कि दलित जो समुदाय है, उन लोगों को शिक्षा से वंचित रखा गया। ठीक है, काफ़ी समय तक उनको शिक्षित नहीं होने दिया गया, जिनके कारण अभी भी दलित का जो प्रथा चलता आ रहा है। उसके बाद लिखा कि आर्थिक स्थिति और सामाजिक भेदभाव के कारण अब भी उच्च शिक्षा तक उनकी पहुंच सीमित है। क्योंकि पहले वो शिक्षा नहीं ले सके, तो उनके पास जो आर्थिक जो चीज़ें हैं या फिर जो पैसों की कमी है वो कम है। ठीक है, मतलब जो पैसे की कमी है उनके पास, जिसके कारण कि आज भी जो उच्च शिक्षा है, जहाँ पर ज़्यादा पैसे लगते हैं, वहाँ पर उनका जो पहुँच है वो सीमित है, वहाँ पर वो एडमिशन नहीं करवा सकते, उस जगह पर वो पढ़ नहीं सकते। ठीक है, और सामाजिक भेदभाव भी, ताकि जिसके कारण कि वो लोग वहाँ पर पढ़ नहीं पाते। तो एक आर्थिक कारण हो गया और सामाजिक भेदभाव भी, जिसके कारण वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाते। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो आर्थिक शोषण है। तो अधिकांश दलित गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। परंपरागत रूप से उन्हें निम्न स्तरीय और असुरक्षित रोजगारों में रखा गया। आर्थिक शोषण का मतलब क्या है कि उनका आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है। जैसे कि अधिकांश जो दलित हैं, जो दलित समुदाय है, वो गरीबी रेखा के नीचे ही आता है। ठीक है, जो गरीबी रेखा के नीचे ही जीवन यापन करता है। उसके बाद ही परंपरागत रूप से उन्हें निम्न स्तरीय और असुरक्षित रोजगारों में रखा गया। मतलब उनका कोई सुरक्षित रोजगार नहीं, परमानेंट जॉब नहीं है, किसी तरह से काम चलाओ काम करके वो अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से उनका आर्थिक शोषण आज भी हो रहा है। चौथा जो पॉइंट है राजनीतिक उपेक्षा। ठीक है, राजनीतिक उपेक्षा। तो भले ही दलितों को संविधान में राजनीतिक अधिकार मिले हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व सीमित है। दलित समुदाय का प्रतिनिधित्व अक्सर प्रतीकात्मक होता है। बताया जा रहा है जो राजनीतिक उपेक्षा में कि संविधान में तो उनको बहुत सारा आरक्षण दिया हुआ है, संविधान में उनको बहुत सारा अधिनियम भी दिया हुआ है, बहुत सारा कानून भी बनाया गया है दलितों के लिए, लेकिन जो जमीनी स्तर जैसे कि गांव में और भी कई क्षेत्रों में, कि आज भी दलितों को अपने साथ बैठने नहीं दिया जाता है। कई सारे ऐसे जाति हैं जिसको अपने साथ उच्च जाति के लोग बैठने नहीं देते, खाना नहीं खाते उनके साथ। जब शादी विवाह होता है तो पहले एक जात का खिलाते, फिर दूसरे जाति वाले आते हैं खाने के लिए। तो इस तरह का जो भेदभाव है आज भी देखा जाता है। भले ही संविधान में इसके लिए कोई भी नियम कानून लाया गया है, फिर भी जमीनी स्तर पर आज वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाया। ठीक है, वही कहना है। पांचवा नंबर में देख लेते हैं, पांचवा जो विशेषता वो महिलाओं की दोहरी समस्याएं। अब जो महिलाएं, उनकी दोहरी समस्याएं, जैसे कि पुरुषों को आर्थिक तंगी होता है, आर्थिक शोषण होता है, लेकिन महिलाओं के साथ ये दो बार होता है। ठीक है, वो कैसे, आइए देखते हैं। तो दलित महिलाओं को जाति और लिंग दोनों के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। वह शारीरिक शोषण और घरेलू हिंसा के शिकार होती है। जैसे जो मर्द हैं, जो फिर मेल हैं, जो फिर लड़के हैं, ठीक है, जो दलित समुदाय के लड़के हैं, उनको क्या है कि सिर्फ आर्थिक कारणों से उनको शोषण किया जाता है, आर्थिक शोषण किया जाता है, या फिर यही सब कारणों से। ठीक है, लेकिन जो महिला है उनको लिंग के भेदभाव में भी शोषण किया जाता है, क्योंकि वो महिला है तो पुरुषों से भी कम अधिकार उनको प्राप्त है। तो इस तरह से उनका अधिक शोषण होता है। महिलाओं की दोहरी समस्याएं, तो ये बताया जा रहा है। लिखा है कि वह शारीरिक शोषण और घरेलू हिंसा की शिकार होती है। वो शारीरिक शोषण और घरेलू हिंसा का भी उस पर शिकार होता है। ठीक है, महिलाएं। ठीक है, छठा जो पॉइंट है भूमिहीनता और विस्थापन। भूमिहीनता और विस्थापन, इसका मतलब क्या है कि जो दलित वर्ग है, जो दलित समुदाय है, उनके पास भूमि का भी कमी होता है, और इसी कारण क्या है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान उन लोग को जाना पड़ता है, एक अलग होना पड़ता है। क्या लिखना है इसमें कि अधिकांश दलित समुदाय भूमिहीन है और कृषि मजदूरों के रूप में काम करते हैं। औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण विस्थापन भी उनकी एक बड़ी समस्या है।
औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण क्या है कि वो भी विस्थापन करते हैं, ठीक है। और जो भूमिहीनता के कारण क्या है कि वो कृषि मजदूर के रूप में ही काम करते रहते हैं। कौन? तो दलित समुदाय, दलित वर्ग। सातवां जो पॉइंट है, विशेषता है, वो स्वास्थ्य और जीवन स्तर। इसमें क्या है कि दलित समुदाय को स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और खराब जीवन स्तर का सामना करना पड़ता है। स्वच्छता और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी कई क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। बताया जा रहा है कि जो स्वास्थ्य और जीवन स्तर है वो भी काफ़ी गंभीर है, काफ़ी खराब है, क्योंकि दलित समुदाय को जो है स्वास्थ्य सुविधाएं भी बहुत कम मिलती है, बहुत ही खराब मिलता है, बहुत ही खराब स्तर है उसका। साथ ही में जो स्वच्छता है और जो पीने लायक पानी, उनका भी जो भी बुनियादी सुविधा है उनको वो चीज़ भी नहीं मिल पाता, और बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है। भले ही कहीं कहीं इसका सही उपयोग हो रहा है, सही चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे भी जहाँ पर उनको पानी या फिर किसी भी तरह का आप मान लीजिए बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं दलित के उत्थान के लिए सुझाव। अब दलित जो भी दलित के लिए, उसके उत्थान के लिए, उनको ऊपर लाने के लिए क्या सुझाव किए जा सकते हैं, क्या तर्क दिए जा सकते हैं, कुछ तरीके दिए जा सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो सबसे पहला तरीका है, सुझाव है, वो है शिक्षा का प्रसार। क्योंकि जब लोग शिक्षित होंगे, सिर्फ दलित ही नहीं, दलित के अलावा भी सारे लोग अगर शिक्षित होंगे तभी तो दलितों के दुख को समझेंगे और दलित को अपने साथ मिलाएंगे, ठीक है। तो शिक्षा का मतलब यहाँ पर सिर्फ दलित है, लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षा का मतलब दलित नहीं होना चाहिए। जबकि सारे लोग शिक्षित होंगे तभी तो समझ सकेंगे कि उनको क्या दुख है। इंसान तो एक ही होता है ना, फिर जात पात में बांट के क्या फायदा। गरीब है तो उसको पानी मत दो, दूसरे जात का है तो पानी मत दो, ऐसा करके कोई फायदा है क्या? पढ़ लिखे फिर तो कोई मतलब ही नहीं पढ़ने लिखने का, अगर ऐसा करना ही है तो ये लिखा है शिक्षा का प्रसार। तो दलित समुदाय के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। छात्रवृत्ति, कोचिंग और उच्च शिक्षा में आरक्षण जैसे कदम उठाए जाने चाहिए। मतलब बताया जा रहा है शिक्षा के प्रसार में कि दलितों के लिए एक जो है मुफ्त शिक्षा का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए, छात्रवृत्ति का व्यवस्था करना चाहिए, कोचिंग या फिर उच्च शिक्षा के लिए आरक्षण जैसे कदम उठाने चाहिए। मतलब आरक्षण देना चाहिए उनको, कोचिंग में, स्कूलों में अच्छी शिक्षा के लिए उनको आरक्षण देना चाहिए। तो इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए ताकि जो दलित समुदाय या फिर जो दलित वर्ग है उसका उत्थान हो सके, वो आगे बढ़ सके। दूसरा जो पॉइंट है, सुझाव है आर्थिक सुधार, ठीक है। तो दलितों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं। दलितों के लिए जो है नए रोजगार सृजित किए जाएं। स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सस्ती ऋण योजनाएं शुरू की जाए। दलितों के लिए क्या है कि कुछ जो सस्ती ऋण है उस तरह की योजना लानी चाहिए ताकि वे स्वरोजगार शुरू कर सके, अपना बिजनेस शुरू कर सके, अपना धंधा कुछ शुरू कर सके। तो इससे आर्थिक सुधार के कारण भी जो दलित वर्ग है, जो दलित समुदाय है, उसका उत्थान किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा जो सुझाव है वो सामाजिक जागरूकता। तो समाज में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। छुआछूत विरोधी अभियानों को रोक और सशक्त किया जाए। सामाजिक जागरूकता में क्या है कि समाज को जागरूक करना चाहिए कि जात पात जैसा कोई चीज़ नहीं होता है, कोई भी छोटा जात का नहीं होता है, सारे जात के एक जैसे ही लोग हैं, ठीक है। सभी को सेम जरूरत होता है। कोई गरीब है तो क्या उसको सारी चीज़ों का जरूरत नहीं पड़ता है क्या? पानी का जरूरत नहीं है, खाने का जरूरत नहीं है, हर चीज़ का जरूरत है। जैसे अमीरों को जरूरत है वैसे गरीबों को जरूरत है, जैसे उच्च वर्ग के लोगों को जरूरत है, उच्च जाति के लोग, वैसे निम्न जाति के लोगों को भी जरूरत है। तो सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, समाज में जागरूकता होनी चाहिए। इसके लिए अभियान चलाने चाहिए, छुआछूत विरोधी अभियानों को सशक्त करना चाहिए। तो ये सब कुछ सुझाव हैं। चौथा जो सुझाव है वो है राजनीतिक भागीदारी। तो दलितों को राजनीति में अधिक भागीदारी देने के लिए कदम उठाए जाए। पंचायतों और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। राजनीतिक भागीदारी मतलब क्या है कि जो राजनीतिक चीज़ें हैं जहाँ पर नेता लोग जो है उनके लिए क्या है कि दलितों के लिए, दलित वर्ग के लिए अलग से सीट आरक्षित किए जाए। मतलब कि कुछ सीट आरक्षित किए जाए दलितों के लिए ताकि वे लोग अपनी बातों को सदन में या फिर लोकसभा में कहीं पर भी जहाँ पर इन बातों को रखा जाता है वहाँ पर रख सके, चाहे वो पंचायत ही क्यों ना हो। तो पंचायतों और विधानसभाओं में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि लोग उनकी बातों को समझ सके, सुन सके। पांचवा जो सुझाव है, महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं। तो दलित महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित विशेष योजनाएं लागू की जाए। उनके लिए रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाए। ये महिलाओं के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। छठा जो है कानूनी सुरक्षा। तो अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू किया जाए। दलितों पर अत्याचार करने वाले के लिए कठोर दंड की व्यवस्था हो। कानून का जो व्यवस्था कठोर करना चाहिए ताकि जो लोग हैं दलितों पर जो अत्याचार करते हैं उनको कठोर दंड दिया जा सके। फिर आगे देख लेते हैं हम लोग। 7वां नंबर सुझाव है स्वास्थ्य सुविधाएं। तो दलित बस्तियों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाए। सफाई और स्वच्छता की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए। दलित जो बस्तियां हैं वहाँ पर स्वास्थ्य और जो स्वास्थ्य केंद्र वहाँ पर स्थापित किया जाए। और सिर्फ स्थापित नहीं,
आप हमारे झारखंड में देख सकते हैं कि हर एक गांव में लगभग सभी पंचायत में एक से दो, एक या फिर बहुत ही ज़्यादा जो है सभी पंचायतों में, लगभग सभी पंचायतों में जो आपको स्वास्थ्य केंद्र देखने को मिल जाएगा। लेकिन आज तक कोई चालू नहीं हो पाया, आज तक उसमें कोई डॉक्टर नहीं आया। हमारे गांव में ही जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें अभी तक कोई डॉक्टर आया ही नहीं। 4 बार रिपेयरिंग हो गया लेकिन अभी तक डॉक्टर नहीं आया। तो सिर्फ बनवाना नहीं, स्थापित ना किया जाए बल्कि उसको चालू भी किया जाए, उसमें इलाज भी सुनिश्चित किया जाए कि वहाँ पर डॉक्टर आए, इलाज भी शुरू हो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सिर्फ दलितों के लिए नहीं, हर गरीब लोगों के लिए, कि अगर आप स्वास्थ्य केंद्र बनवाते हैं तो आपको उसका देखना भी चाहिए कि आप वो चालू हुआ कि नहीं हुआ, उस पर इलाज हो रहा है कि नहीं, उसमें क्या दिक्कत हो रहा है, सभी चीज़ों को देखना चाहिए। इससे सरकार का पैसा भी गया, काम भी नहीं आया किसी का। तो ये आपका कुछ आंसर था। उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष को देख लेते हैं। ठीक है, निष्कर्ष देख लेंगे कि किस तरह से इसके निष्कर्ष को लिखना है। सोशियोलॉजी में आप लगभग सभी आंसर में निष्कर्ष को लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी आप लिखे उससे रिलेटेड निष्कर्ष को लिखना है। हम यहाँ पर क्या लिख के लाए, एक बार आपको पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद आप इससे रिलेटेड लिखेंगे। तो ये समझते हैं। तो लिखना है कि दलित भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वे ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और शोषण का शिकार रहे हैं। दलित जो है वो भारतीय समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन वे क्या बोलते हैं कि ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और शोषण का शिकार रहे हैं हमेशा से ही। ठीक है, उनके उत्थान के लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय पर विशेष ध्यान देना होगा। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के अनुसार, मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके विचार हैं कि जब तक समाज में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व स्थापित नहीं होता तब तक दलितों का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर संयुक्त प्रयास से ही दलित समुदाय के उत्थान संभव हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको भी लिख देना है निष्कर्ष में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले सवाल के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।